गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात, नमस्कार। मैं सीए कृष्ण कुमार बरनवाल, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज आपको एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड है। इनकम टैक्स में एक प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न ये बताता है कि कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं। जब आप उन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस को करते हैं तो उन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में जो भी डॉक्यूमेंट यूज होता है उस डॉक्यूमेंट पे आपको पैन नंबर अपना मेंशन करना कंपलसरी है। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। अब वो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांजैक्शंस आपके इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 139A(5)(c), वहाँ पे ये बताया गया है। हम पहले बात करेंगे सेक्शन 139A(5)(c) क्या है, वो क्या कहता है, फिर हम दोबारा उस ट्रांजैक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हमारे को पैन नंबर मेंशन करना है। तो हम शुरुआत करते हैं कि सेक्शन 139A(5)(c) क्या बोलता है। सेक्शन 139(5)(c) ये बोलता है कि एवरी पर्सन जो अपनी रिटर्न भरता है वो अपने सारे रिटर्न में अपना पैन नंबर मेंशन करेगा। दूसरा, सेक्शन 39(5)(c) ये बोलता है जो हमारा CBDT बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, उन्होंने ट्रांजैक्शंस को बताया हुआ है एक रूल में, जो रूल है रूल 114B। उस रूल में ये बताया हुआ है रेवेन्यू के इंटरेस्ट में कि ये रूल में जो ट्रांजैक्शंस हैं उस ट्रांजैक्शन को जब आप करते हैं तो वहाँ पे आपको अपना पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें यह भी है कि ये रूल डिफरेंट पर्सन पे, डिफरेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पे और डिफरेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस पे कैसे एप्लीकेबल होगा ये बताया हुआ है। और इसमें यह भी बोला गया है कि जब तक आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है, क्योंकि अर्लियर रिजीम में परमानेंट अकाउंट नंबर जब नहीं हुआ करता था उस समय एक जर्नल इंडेक्स रजिस्टर नंबर हुआ करता था, जिसके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करने जाऊंगा। तो उस समय जब हमारे पास पैन नंबर नहीं होता था तो उसमें हम जर्नल इंडेक्स रजिस्टर नंबर यूज करते थे। तो इन्होंने इस रूल में ये भी बोला हुआ है कि अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप जर्नल इंडेक्स रजिस्टर नंबर तब तक के लिए मेंशन करिए जब तक कि आपके पास पैन नंबर नहीं आ जाता। अब हम आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना चाहते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट में जब हमारा इनकम टैक्स आया हुआ था तो उस समय हमारे पास पैन नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। उस समय क्या होता था, जर्नल इंडेक्स रजिस्टर नंबर हुआ करता था। उसका बैकग्राउंड ये है कि उस समय SSC को आइडेंटिफाई किया जाता था जर्नल इंडेक्स रजिस्टर नंबर से। अब जर्नल इंडेक्स रजिस्टर नंबर क्या होता था, ये एक ऐसा नंबर होता था जो प्रत्येक AO को, एवरी AO विद इन देयर वार्ड और सर्कल अलॉटेड ए यूनिक जर्नल इंडेक्स नंबर फॉर ऑल देयर SSCs। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, बट ये भी यूनिकनेस नहीं ला पाया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि फर्स्ट टाइम परमानेंट अकाउंट नंबर जो कि पैन है उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया इन 1972, जो कि फुल्ली इम्प्लीमेंटेड हुआ इन अप्रैल 1976। अब इसका कॉन्सेप्ट ये था कि ये एक यूनिक नंबर हुआ करता था और प्रत्येक कमिश्नर, जो ईच कमिश्नर इन देयर रेंज, इन देयर रिजीम, इन देयर कैपेसिटी, जो एरिया उनका होता था, उस एरिया में जितने भी AO जाते थे उन AOs को एक यूनिक ब्लॉक दे दिया जाता था कमिश्नर के द्वारा, और उसी के अकॉर्डिंग हर AO अपने SSC को वो नंबर जो अलॉट कर देता था। बट जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये हर कमिश्नरेट के अकॉर्डिंग हुआ करता था, तो ये भी समझ में आ रहा है कि एज ए इंडिया एज ए होल कंट्री देयर वाज
स्टिल नॉट द यूनिकनेस इन अलॉटमेंट ऑफ पैन नंबर लाइक इन प्रेजेंट रिजीम। जैसा कि आज है सेंट्रली हमारे को एक नंबर अलॉट होता है, जो एक नंबर यूनिक नंबर होता है हर एसएससी का, वो नंबर किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। बट उस ओल्ड रिजीम में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कमिश्नर, प्रत्येक कमिश्नर को एक ब्लॉक ऑफ नंबर दे दिया जाता था, और वो ब्लॉक ऑफ नंबर उसके अंदर जितने भी एओ जाते थे और उनके जितने एसएससी होते थे उनको वो नंबर ब्लॉक ऑफ नंबर दे दिया जाता था, उसके अकॉर्डिंग जो है नंबर सेट होता था। तो ये ड्रॉबैक उस समय भी था, इन सबको होने के बावजूद भी, कि एसएससी को सेंट्रली पैन इंडिया बेस पे यूनिक नंबर नहीं अलॉट हुआ था। ठीक है, तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए फाइनली गवर्नमेंट ने 1985 में परमानेंट अकाउंट नंबर जो करंट रिजीम है उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया। तो ये है बैकग्राउंड ऑफ जर्नल इंडेक्स रजिस्टर्ड नंबर, जो कि हमने आपको बताया कि अगर पैन नंबर आपके पास नहीं है तो आपको जर्नल इंडेक्स नंबर टिल द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ पैन नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा उन डॉक्यूमेंट, उन ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल डिस्कशन पे, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्या कौन से वैसे ट्रांजैक्शंस होंगे। इन ट्रांजैक्शन को करने के लिए जब हम कोई डॉक्यूमेंट यूज करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट पे हमारे को पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये रूल है हमारा 114B। ठीक है, ये रूल 114B में ये नंबर डिटेल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड किया गया। इसमें बोलता है कि एवरी पर्सन शैल कोट हिज परमानेंट अकाउंट नंबर इन ऑल डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाइड। तो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन पहले ही इन्होंने बता दिया कि भाई ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन पे लगेगा। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन को करने के लिए आप जब डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट पे आपको ये पैन नंबर मेंशन करना होगा। इसमें क्या है, टोटल 18 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन को स्पेसिफाइड किया गया। इस रूल के अकॉर्डिंग दीज आर द 18 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन व्हेन एन एसएससी या ए पर्सन entered in any type of transactions out of these 18 transactions, he has to compulsorily mention his PAN number in the documents. Okay, now अब हम वन बाई वन अपने इस ट्रांजैक्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये क्या ट्रांजैक्शंस है, किस कैटेगरी के ट्रांजैक्शन है जहाँ पे ये पैन नंबर आपको देना है। और ये आपको पहले बता दूं कि ये जो ट्रांजैक्शंस मैं बताने जा रहा हूँ ये डेली बेस के ट्रांजैक्शन है, रूटीन बेस पे हमारे आते हैं। इसलिए आपको ये बहुत जानना ज़रूरी है कि भाई सपोज करिए आप कहीं जाते हैं, बैंक में जाते हैं, किसी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं आप, या कोई परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपोजिट पार्टी है वो आपसे पैन नंबर मांग लेती है, भैया पैन कार्ड दे दीजिए हमारे को, अपना पैन नंबर दे दीजिए। बट आपको ये पता होना चाहिए कि सारे ट्रांजैक्शन में आपको पैन नंबर देना कंपलसरी नहीं है। नो वन कैन आस्क कंपल्सरली टू प्रोवाइड हिम द पैन नंबर। सिर्फ यही 18 ट्रांजैक्शंस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें आपको पैन नंबर देना कंपलसरी है। अदरवाइज नो वन कैन आस्क कंपल्सरली मैंडेटरीली टू मेंशन पैन नंबर। ओके, नाउ आई स्टार्ट वन बाय वन। तो पहला हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन है सेल और परचेज आर मोटर व्हीकल आर व्हीकल। ठीक है, जो डिफाइंड है इन मोटर व्हीकल एक्ट और जिसका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, मेंशन इन द मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सेल आप कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं मोटर व्हीकल का या व्हीकल का, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट जो हमारा है उसके अंदर जो आता है डिफाइन हो रखा है, और जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ठीक है, तो उस केस में आप एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई वो नहीं है कि भाई 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपने कोई भी सेल किया या परचेज किया
व्हीकल, मोटर व्हीकल या व्हीकल जो कि मोटर व्हीकल एक्ट में आता है और जिसका रजिस्ट्रेशन होता है अंडर द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी डिफाइंड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट, तो आपको तो विदाउट एनी लिमिट आपको उसका उस केस में जो डॉक्यूमेंट आपका करस्पॉन्डेंस होगा, जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसमें आपको कंपलसरी पैन नंबर अपना मेंशन करना पड़ेगा। ओके, अब इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि टू व्हीलर व्हीकल को छोड़ के, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि टू व्हीलर व्हीकल को छोड़ के किसी भी मोटर व्हीकल में आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन मीन्स ईदर सेल और परचेज, विदाउट एनी लिमिट यू हैव टू मेंशन पैन नंबर इन द डॉक्यूमेंट। तो पहला आपको समझ में आ गया। अब हम नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 क्या बोलता है? ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट मीन्स कि आप अपना अकाउंट खोलते हैं। अब इसमें है कि अदर देन टर्म डिपॉजिट अकाउंट और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे अदर देन टर्म डिपॉजिट इसलिए लगा दिया है क्योंकि वो अभी हम नीचे जाके उसको और स्पेसिफाई करेंगे। तो अभी हम ये लेके चलते हैं कि अदर देन टर्म डिपॉजिट और बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट जो होता है, हमारा बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है, उनको छोड़ के अगर हम कोई भी अकाउंट खुलवाते हैं तो उस केस में हमारे को अपना पैन नंबर अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होगा वहाँ पे कंपलसरी मेंशन करना पड़ेगा। इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, विदाउट एनी लिमिट। अब ऐसे भी अकाउंट ओपन करने के लिए कोई लिमिट की हमारे को ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपल जाते हैं बैंक में अकाउंट खोलने के लिए, तो वहाँ पे आप अगर इस तरह के अकाउंट, इन दोनों अकाउंट के अलावा कोई और अकाउंट अगर आप खोलने जाते हैं तो वहाँ पे आपको कंपलसरीली जो है पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। और ये अकाउंट किसके साथ खोलने जा रहे हैं? बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बैंकिंग कंपनी कोई है या कोऑपरेटिव बैंक है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन हो रखी है, तो उसके साथ अगर आप अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो आपको विदाउट एनी लिमिट आपको अपना पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा उन सारे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब इसके बाद आता है तीसरा क्या बोलता है कि मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड टू एनी बैंकिंग कंपनी और एनी कोऑपरेटिव बैंक डिफाइंड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो अगर आप सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, ऑब्टेन करने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं किसी भी बैंकिंग कंपनी से या कोऑपरेटिव बैंक से, क्या लेने जा रहे हैं? डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो आपको विदाउट एनी लिमिट वहाँ पे आपको अपना पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर तो हमारा, अब एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। पहला हो गया हमारा मोटर व्हीकल या व्हीकल जिसका रजिस्ट्रेशन होता है कंपलसरी, और मोटर व्हीकल एक्ट में वो आता है अदर देन टू व्हीलर एक्ट, टू व्हीलर मोटर। ओके, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। नंबर 2 हो गया कि आप कोई अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं बैंकिंग कंपनी से या कोऑपरेटिव बैंक से जो डिफाइंड है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अदर देन बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट। ठीक है, तो वहाँ पे भी कंपलसरी आपको पैन नंबर देना पड़ेगा अपना। नंबर 3 हो गया कि कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप लेने जा रहे हैं किसी बैंकिंग कंपनी से या कोऑपरेटिव बैंक से जो कि डिफाइंड है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, तो वहाँ भी कंपलसरी आपको पैन नंबर अपना मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, चौथा क्या है? ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट। आजकल आपने सुना होगा डीमैट अकाउंट चलता है सारा कुछ। तो आप अगर डीमैट अकाउंट जो है ओपन करने जा रहे हैं विथ एनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, तो डीमैट अकाउंट आप जो है ओपन करने जा रहे हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि रजिस्टर्ड है सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, तो उसके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आप डीमैट अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो कंपलसरीली आपको उस डॉक्यूमेंट में आपको अपना पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा विदाउट एनी लिमिट। ठीक है, 4 चीज़ आ गया।
पांचवा बोलता है पेमेंट ऑफ होटल और रेस्टोरेंट बिल। अब इसमें एक चीज़ ये है कि सिंगल बिल है या नंबर ऑफ बिल्स हैं एट एनी वन टाइम। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एनी नंबर ऑफ बिल्स एट एनी वन टाइम। अब इस यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है। लिमिट क्या है? लिमिट है कैश पेमेंट इन कैश एक्सीडिंग 50,000 रुपये। ठीक है, तो पेमेंट आप करते हो, होटल का रेस्टोरेंट का बिल है, सिंगल बिल है या नंबर ऑफ बिल्स हैं एट वन टाइम, और वो पेमेंट जो है आपका कैश में हो रहा है, और वो कैश में जो हो रहा है वो 50,000 रुपये से ऊपर हो रहा है एग्रीगेट अमाउंट में। ठीक है, तो उस केस में आपको पैन नंबर मेंशन करना कंपलसरी है। यहाँ पे याद करने की बात है कि कैश में आपका पेमेंट हो रहा है होटल का रेस्टोरेंट का। ठीक है, पांचवा हो गया। सिक्स नंबर है पेमेंट इन कनेक्शन विथ ट्रेवल टू एनी फॉरेन कंट्री और इन कनेक्शन विथ टू परचेज द फॉरेन करेंसी एट एनी वन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दोबारा देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है? पेमेंट इन कनेक्शन विथ ट्रेवल टू एनी फॉरेन कंट्री। क्या बोल रहा है कि आपको फॉरेन कंट्री जा रहे हो ट्रेवलिंग के लिए, उससे रिलेटेड आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, या फॉरेन करेंसी को परचेज कर रहे हो आप फॉर एनी पर्पज। यहाँ पे इसमें पर्पज नहीं दिया है, फॉरेन करेंसी को आप परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर मेंशन करना है। अब इसमें आगे लिमिट क्या है वो देख लेते हैं। लिमिट है पेमेंट इन कैश ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000। यहाँ पे भी क्या है कि पेमेंट आपके कैश में हो रहा है तब आपको देना है। अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो, आप सपोज करिए आपने अपने ट्रेवल एजेंट को आपने हायर किया, उसको बोला कि भाई सपोज करिए आप सिंगापुर का अपना ट्रेवलिंग बुक करवा रहे हैं। अब सारा अरेंजमेंट A to Z आपका वो ट्रेवल एजेंट कर रहा है और आप सारा पेमेंट उसको बैंकिंग चैनल से दे रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या आप वहाँ पे अपना परमानेंट अकाउंट नंबर मेंशन करने के लिए बाध्य हैं? तो आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जब आपका पेमेंट कैश में होता है, नंबर एक बात, और पेमेंट कैश में जो होगा वो 50,000 से ऊपर होगा, तभी आपको जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में आपको मेंशन करना पड़ेगा पेमेंट जब कैश में होता है। अब हम यहाँ पे ये बताते हैं, आपको थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं कि जो फॉरेन ट्रेवल की बात कर रहा है वो फॉरेन ट्रेवल क्या चीज़ है, क्या चीज़ वो बताना चाह रहा है कि फॉरेन ट्रेवल में क्या चीज़ आ सकता है। तो फॉरेन ट्रेवल में जो आ सकता है वो ये बोलता है कि फॉरेन ट्रेवल से रिलेटेड कोई भी अरेंजमेंट अगर वो करता है, होटल, वीज़ा, पासपोर्ट, इंटरटेनमेंट, ट्रेवलिंग, लोकल ट्रेवलिंग, इनसे रिलेटेड कुछ भी अगर वो करता है अरेंजमेंट, तो वो सारे जो है आपके ट्रिप, जो एक आपका ट्रिप है, स्पेसिफाइड ट्रिप है दूसरे फॉरेन कंट्री के जाने का, उसमें वो इंक्लूड हो जाएगा और उसमें ये सारे में लिमिट लगेगा 50,000 इन कैश वाला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि जो है फॉरेन ट्रेवल में हमारा ये लगेगा परमानेंट अकाउंट नंबर अगर मेरा कैश एक्सीडिंग कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब अगला जो है हमारा स्पेसिफाइड करेंगे हम कि अगला क्या है हमारा, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ म्यूचुअल फ्रॉम ए म्यूचुअल फंड फॉर परचेज ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। मतलब आप किसी म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन से उसका यूनिट खरीद रहे हैं, तो उस केस में अगर आप पेमेंट करते हैं और उस यूनिट को ख़रीदने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें जब आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर मेंशन करना होगा। और यहाँ पे जो लिमिट है
वो सिंपल एक्सीडिंग 50,000 है इन वट एवर मोड, मतलब ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर देन कैश। अगर आप 50,000 रुपये से ऊपर का यूनिट परचेज कर रहे हैं किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम अगला चलते हैं कि किसी भी कंपनी पेमेंट फॉर परचेज ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर्स ऑफ एनी कंपनी और इंस्टीट्यूशन, मतलब कि हम किसी कंपनी का या इंस्टीट्यूशन का बॉन्ड, जिसने अपना बॉन्ड या डिवेंचर इशू कर रखा है, अगर हम उसके बॉन्ड और डिवेंचर को परचेज करते हैं इन एक्सेस ऑफ 50,000 रुपये, तो हमारे को कंपलसरी अपना पैन नंबर उसको देना पड़ेगा। यहाँ पे भी कोई कैश का लिमिट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल बोला है एक्सीडिंग 50,000 अगर आपका होता है तो आपको वहाँ पे अपना पैन नंबर देना कंपलसरी है। इसके अलावा क्या बोलता है, अगला क्या है कि समटाइम्स क्या होता है, आपने देखा होगा सुना होगा कि रिजर्व बैंक समटाइम्स जो है अपना बॉन्ड इशू करती है टू अरेंज द फंड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस केस में भी अगर आप रिजर्व बैंक का बॉन्ड खरीदते हैं इशूड बाय द रिजर्व बैंक, ठीक है, और वो भी उसमें भी लिमिट क्या है, एक्सीडिंग 50,000 ईदर कैश और अदर दैन कैश। यहाँ पे कोई कैश का वो नहीं है। 50,000 रुपये से ऊपर जैसे ही आप बॉन्ड खरीदेंगे इशूड बाय द रिजर्व बैंक, तो आपको कंपलसरीली वहाँ पे अपना पैन नंबर देना ही पड़ेगा। इसके अलावा है कि पेमेंट फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बट वो भी क्या है, अनलिस्टेड कंपनी है। उसका शेयर्स अगर आप परचेज करते हो, ठीक है, 50,000 रुपये से ऊपर, तो वहाँ पे भी आपको कंपल्सरली अपना पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है डिपॉजिट। अब आप डिपॉजिट करते हो तो डिपॉजिट कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, पहला तो है बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक डिफाइंड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो कि पहले भी आया हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप डिपॉजिट करते हैं इस टाइप की कंपनी में जो कि बैंकिंग कंपनी है या कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, तो वहाँ डिपॉजिट करते हैं या पोस्ट ऑफिस में आप डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, अब इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है कैश डिपॉजिट। पहला क्या है, कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट कितना, क्वेश्चन आता है कि कैश डिपॉजिट कितना, तो कैश डिपॉजिट एक्सीडिंग 50,000 रुपये। आपने देखा होगा कि जब भी आप बैंक में जाते हैं और 50,000 रुपये से ऊपर कैश जमा कराते हैं वन टाइम में, वन डे, ठीक है, तो बैंक आपसे कंपल्सरली बोलता है कि भाई आप अपना पैन नंबर वहाँ मेंशन कर दीजिए। तो ये वैसे ही नहीं बोलता, यहाँ पे इस रूल में मेंशन हुआ है, दैट्स वाई बैंक कंपल्सरली आस्क यू टू मेंशन योर पैन नंबर। तो यहाँ बोल रहा है कि भाई आप डिपॉजिट करा रहे हो बैंकिंग कंपनी से या कोऑपरेटिव बैंक जो कि डिफाइंड है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में 50,000 रुपये से ऊपर कैश इन वन डे, तो आपको कंपल्सरी अपना बैंक अकाउंट, अपना परमानेंट अकाउंट मेंशन करना पड़ेगा। तो एक तो है 50,000 रुपये इन कैश वन टाइम वन डे, या दूसरा है एग्रीगेट फॉर मोर देन 2,50,000 रुपये। ठीक है, ये भी क्या है, कैश डिपॉजिट है। जो 2.5 लाख रुपए बोल रहा है, ये भी कैश डिपॉजिट ऑफ एक्सीडिंग 2,50,000 रुपये ड्यूरिंग 19 नवंबर 2016 टू 30 दिसंबर 2016। ये कौन सा पीरियड है, ये पीरियड था डिमोनेटाइजेशन का। वैसे अब इसकी रिलेवेंसी नहीं है, बट अभी भी वो रूल जो बनाया गया था 114B, जिसकी मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसमें इसमें ये मेंशन किया हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज आज के डेट में इसका रिलेवेंसी नहीं है। आज के डेट में आपको सिर्फ इतना जानना है कि अगर आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं किसी बैंकिंग कंपनी में, ठीक है, या कोऑपरेटिव बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, और वो डिपॉजिट जो है 50,000 रुपये से ऊपर कैश में, 50,000 या 50,000 रुपये से कैश ऊपर डिपॉजिट हो रहा है इन कैश, तो आपको कंपलसरी परमानेंट अकाउंट नंबर अपना वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, अब अगला चलते हैं। अगला है परचेज ऑफ पे ऑर्डर्स, ओके, या बैंक ड्राफ्ट्स। आप बैंक ड्राफ्ट परचेज कर रहे हैं या पे ऑर्डर जो है
परचेज कर रहे हैं या बैंकर का चेक परचेज कर रहे हैं। अब ये किससे परचेज करेंगे, बैंकिंग कंपनी से करेंगे या कोऑपरेटिव बैंक से करेंगे। तो अगर आप ये परचेज कर रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट हो गया, पे ऑर्डर हो गया, बैंकर का चेक हो गया, इन कैश एक्सीडिंग 50,000 रुपये इन 1 डे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, कैश की बात कर रहा है, 50,000 रुपये से ऊपर की बात कर रहा है और इन 1 डे में बात कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा कंपलसरली, जब अगर आप परचेज करते हैं बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक फ्रॉम द बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड विथ बैंक अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एंड 1949। अब हम अगला बताने जा रहे हैं टर्म डिपॉजिट, जो कि मैं आगे पहले आपको बताया था कि अभी हम टर्म डिपॉजिट, जहाँ पे वो था कि अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं अदर दैन टर्म डिपॉजिट अकाउंट एंड बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो वहाँ पे मैंने उस समय बोला था कि हम टर्म डिपॉजिट को आगे स्पेसिफाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टर्म डिपॉजिट जो है उस समय हम इसका अलग से मेंशन था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि हम बाद में इसको करेंगे। अब वो पॉइंट आ गया हमारा, तो बोलता कि टर्म डिपॉजिट विथ, अब टर्म डिपॉजिट किसके साथ, टर्म डिपॉजिट विथ बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक, जो कि हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर 2 है निधि कंपनीज। निधि कंपनी कौन सी होती है, जो कंपनी एक्ट में स्पेसिफाई की गई है। अब कंपनी एक्ट में सिंपल निधि कंपनी को स्पेसिफाई कर दी, कंपनी जो कि निधि कंपनी होती है एज पर कंपनी एक्ट। तो निधि कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, ओके, पोस्ट ऑफिस और एनबीएफसीज जिनको रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है फ्रॉम द आरबीआई, इनके साथ अगर आप टर्म डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो 50,000 रुपये से ऊपर आप अगर टर्म डिपॉजिट करने जा रहे हैं 1 टाइम या एग्रीगेट इन ए ईयर, वो 5 लाख से ऊपर होता है, तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर देना कंपलसरी है। दोबारा हम बताते हैं, टर्म डिपॉजिट अकाउंट आप ओपन करने जा रहे हैं, किसके साथ करने जा रहे हैं, पहला बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक, जो नॉर्मल कंपनी बैंक होती है। नंबर 2 हो गया हमारा निधि कंपनीज, जो कंपनी एक्ट में स्पेसिफाइड हो रखी है। नंबर 3 हो गया हमारा एनबीएफसीज। एनबीएफसीज कौन, जिनको रजिस्ट्रेशन मिला है फ्रॉम द आरबीआई। और नंबर 4 हो गया पोस्ट ऑफिस अकाउंट। तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप अपना टर्म डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो 50,000 रुपये से ऊपर इन 1 टाइम और 5 लाख रुपये का से ऊपर का टर्म डिपॉजिट में आप जमा करते हैं, फिक्स करते हैं अमाउंट इन ए ईयर। तो इन दोनों केसेज में आपको पैन नंबर अपना मेंशन करना पड़ेगा। अगला केस है, अगला नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है पेमेंट फॉर 1 और मोर प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स। अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पैसा फिक्स होता है आपका, आपको सिर्फ उसको स्पेंड करना होता है। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि अगर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आप परचेज करने जा रहे हैं, किससे परचेज करेंगे, बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक डिफाइंड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अगर आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है खरीदने जा रहे हैं और उनका पेमेंट करते हैं इन कैश और इन द मोड ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर चेक्स एग्रीगेटिंग ऑफ अमाउंट 50,000 और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप 50,000 रुपये या उससे ऊपर पूरे साल में पेमेंट करने जा रहे हैं, किस मोड में, ईदर इन द कैश और इन द फॉर्म ऑफ बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर, ओके, या बैंक ड्राफ्ट, इन मोड में अगर आप पेमेंट करने जा रहे हैं टू परचेज द प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स 1 और मोर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक्स और एनी अदर इंस्टीट्यूशंस यार कंपनी एज स्पेसिफाइड, ठीक है। तो आप परमानेंट अकाउंट नंबर वो आपसे मांग सकता है, यू हैव टू कंपल्सरी मेंशन इट। अगला है पेमेंट फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी से हम इंश्योरेंस खरीदते हैं, ये हमारे आम बात है, हम लेते ही रहते हैं, हर साल लेते रहते हैं।
तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस खरीदते हैं और उसका पेमेंट कर रहे हैं, कितना पेमेंट कर रहे हैं, एक्सीडिंग 50,000 रुपये, तो उस केस में भी आपको कंपल्सरीली परमानेंट अकाउंट नंबर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है सर। अगला आता है एक परचेज पेमेंट फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज कौन से, अदर देन शेयर्स। तो मतलब सेल करते हैं या परचेज करते हैं सिक्योरिटी का जो कि शेयर्स के अलावा है, उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई एग्रीमेंट होता है आपस का, तो वो जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट होगा उसमें आपको परमानेंट अकाउंट नंबर अपना मेंशन करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। इसकी लिमिट क्या है, 1 लाख रुपये इन ए ईयर। 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आप सिक्योरिटी खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में आपको कंपलसरी मेंशन करना पड़ेगा अपना पैन नंबर। ठीक है। इसके बाद है सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का नाम सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे डेली रोज़मर्रा के ट्रांजैक्शन में आता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेल कर रहे हो आप या परचेज कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग। ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ पे लिमिट दिया गया है 10 लाख रुपए। जो आपका कंसिडरेशन है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, या जो स्टैम्प वैल्यू है उसको डिटरमाइन किया गया है बाई स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी, जो कि मेंशन है इनकम टैक्स एक्ट में, कौन से सेक्शन में, 50C सेक्शन में। उसके द्वारा अगर वहाँ पे अमाउंट जो निकाला गया है वैल्यूएशन करने के बाद वो अगर 10 लाख रुपए से ऊपर होता है तो आपको उस ट्रांजैक्शन के लिए अपना पैन नंबर देना मैंडेटरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल या परचेज 10 लाख रुपए से नीचे होता है तो कोई भी अथॉरिटी आपसे पैन नंबर नहीं मांग सकती। 10 लाख रुपए से ऊपर की ही जब हम रजिस्ट्री कराते हैं या वैल्यूएशन स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी के द्वारा वैल्यूएशन होता है और 10 लाख से ऊपर का वो वैल्यू निकालता है, तभी हमारे को परमानेंट अकाउंट नंबर मेंशन करना मैंडेटरी है। अदरवाइज नो वन कैन आस्क यू। ठीक है जी। ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए। अब एक लास्ट पॉइंट रहता है। अब वो लास्ट पॉइंट एक कंक्लूडिंग पॉइंट है। वो ये लाइन कैसे बोलता है, ये पॉइंट कैसे स्टार्ट होता है, ये पॉइंट स्टार्ट होता है सेल आर परचेज बाई ए पर्सन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड अर्लियर। मतलब जो मैंने अभी 1 से 17 पॉइंट, मैंने अभी तक आपको जो बताया 1 से 17 पॉइंट बताया हुआ, 1 to 17 पॉइंट्स में हमने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको बताया, उसकी लिमिट बताई। ये सारे ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको बताया है, इस ट्रांजैक्शन के अलावा अगर कोई पर्सन सेल और परचेज करता है किसी गुड्स या सर्विस का, तो उसको कंपल्सरली पैन नंबर मेंशन करना है। और इसकी लिमिट है एक्सीडिंग 2 लाख रुपये पर ट्रांजैक्शन। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन सेल या परचेज का आप करते हो गुड्स या सर्विस का, अदर देन एबव एक्सप्लेन्ड अर्लियर एक्सप्लेन्ड 17 पॉइंट्स, तो आपको आपका वो जो ट्रांजैक्शन है 2 लाख से ऊपर जैसे ही होगा आपको परमानेंट अकाउंट नंबर कंपल्सरली मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस बताया और उसकी लिमिट भी बता दी कि ऐसे ये सारे 18 ट्रांजैक्शंस है जहाँ पे आपको कंपल्सरली पैन नंबर आपका मेंशन करना पड़ेगा। और ये जो अभी तक मैंने आपको बताया एक रूल दिया हुआ है 114B रूल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जहाँ पे ये बताया गया कि भाई ये सारे ट्रांजैक्शन जो हैं इन ट्रांजैक्शनों में आपको अपना पैन नंबर कंपलसरी मेंशन करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ प्रोविजो दिया हुआ है इस रूल में, वो प्रोविजो मैं 1 by 1 आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अब यहाँ बोलता है कि कोई सपोज करिए कि कोई माइनर है,
अब वो माइनर जो है, ये जो ट्रांजैक्शन मैंने अभी आपको बताया, उस कोई भी एक ट्रांजैक्शन में इंटर करता है, ठीक है, और उसका कोई भी इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल नहीं है। तो दो पार्ट हो गया। नंबर एक, वह पर्सन जो है माइनर है और उसका कोई भी इनकम जो है इनकम टैक्स एक्ट में आपका टैक्सेबल नहीं है। तो उस केस में वो अपने पेरेंट्स, ईदर मदर और फादर या गार्जियन का पैन नंबर मेंशन कर सकता है, अगर वो आउट ऑफ एनी आउट ऑफ 18 ट्रांजैक्शन जो कि हमने अभी डिस्कस किया उसमें इंटर करता है, तो अपने मदर या फादर या गार्जियन का पैन नंबर मेंशन कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा है प्रोवाइडेड फर्दर, एक प्रोविजन और दिया हुआ कि एक पर्सन जिसके पास पैन नंबर नहीं है, जब वो किसी भी ट्रांजैक्शन में इंटर कर रहा है, जो कि हमने डिस्कस किया, तो जर्नल इंडेक्स रजिस्टर नंबर जो मैंने अभी आपको बताया था वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और वो एक फॉर्म 60 होता है, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप फॉर्म 60 भर सकते हो एट द टाइम ऑफ इंटरिंग इन द ट्रांजैक्शन, एंड लेटर ऑन वंस यू गेट योर पैन, तो आप उसको अपना पैन शेयर कर दीजिए बाद में। अब ये जो फॉर्म 60 होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। इस फॉर्म के बारे में मैं अगले वीडियो में अपने डिस्कस करूंगा कि ये फॉर्म 60 क्या होता है, इसका क्या काम है, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। बट अभी इन ब्रीफ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आपके पास एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन द स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन अगर आपके पास पैन नहीं है तो उस समय आप अपना फॉर्म 60 उनको सबमिट कर दीजिए भर के उसको, और लेटर ऑन जब आपके पास पैन आ जाए तो आप उनको अपना पैन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई ये जो हमने 18 ट्रांजैक्शन डिस्कस किया और पैन मेंशन करना है हमारे को, उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट हम यूज करेंगे, इसके एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी, वो पर्सन कौन होंगे जिनके ऊपर ये रूल नहीं लगेगा। तो एक्सेप्शन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई या कंसुलर ऑफिसर हो गए, इनके ऊपर ये रूल नहीं एप्लीकेबल होता। मींस ये जो स्पेसिफाइड 18 ट्रांजैक्शन हमने डिस्कस किया, इस तरह का अगर ट्रांजैक्शन इनके द्वारा किया जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंसुलर ऑफिसर, तो इनको अपना पैन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट को बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि भाई 3, जैसे पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 13, ये ट्रांजैक्शन जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया, ये ट्रांजैक्शन आउट ऑफ 18 पॉइंट्स, इसमें से अगर ये पॉइंट नंबर 3, 5, 7, 13 ये अगर इंटर करते हैं उस ट्रांजैक्शन में, तो उनको उन ट्रांजैक्शनों पे परमानेंट अकाउंट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अदर ट्रांजैक्शन पे फिर उनको अपना मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक आज का डिस्कशन का पॉइंट था। मैं एक ब्रीफ, एक समरी बना देता हूँ इसका दोबारा। हमने जो अभी तक आपसे डिस्कस किया, ये डिस्कस किया कि भाई इनकम टैक्स में एक प्रोविज़न है कि ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स ने बता रखे हैं और उसकी लिमिट दे रखी है, वहाँ पे आपको अपना पैन नंबर देना ही पड़ेगा, यू हैव नो एक्सक्यूज। और ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये एक रूल में बताया गया है, जो 114B रूल है। 114B रूल में ये 18 नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बताए जहाँ पे आपको पैन अपना मेंशन करना पड़ेगा अगर आप स्पेसिफाइड लिमिट एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक फॉर्म 60 रह जाता है कि जहाँ पे आपके पास पैन नहीं है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन द ट्रांजैक्शन और आपको अपना ट्रांजैक्शन करना है, तो आप बिना पैन दिए हुए भी इंटर कर सकते हैं बाई फर्निशिंग द फॉर्म 60। अब ये फॉर्म 16 क्या है, 60 क्या है
ये मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।